नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट 2011 से लेके 2021 तक 5 जो पेपर हुए हैं उनमें अब तक शिक्षण विधियों के जो सवाल पूछे गए हैं वो श्रृंखला हम चला रहे हैं और इसमें सभी विषय हमने शामिल किए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं गणित विषय पे। इससे पहले सामाजिक पर्यावरण अध्ययन की 3 वीडियो में हम चीज़ें देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है जिसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे वो गणित के ही है। तो आप अगर अन्य विषय के हैं जैसे सामाजिक के हैं तो इस वीडियो को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और चाहो तो आप नज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन भी है। लगभग 30 में से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है। और गणित के बाद जो होगा ना, उसके बाद फिर अपने शुरू हो जाएगा हिंदी। ठीक है ना, वो अगली क्लास में होगी। क्लास 5 में हिंदी में आई हुई जो शिक्षण विधि हैं वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ, वैसे कंप्लीट जो पीडीएफ है वो तो आपको मिलेगी यस गुरु एप्लीकेशन। इस पीडीएफ पे टच करना, खुल जाएगा। और आपको ये जो पीडीएफ चाहिए 30 क्वेश्चन की, तो ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति एवं गणित की भाषा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। सभी को कहते हैं कि भाई आप गणित की शब्दावली है उसका शुद्ध उपयोग करो, और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली के उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। तो शब्दावली नाम आ रहा है, शुद्ध नाम आ रहा है, तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्दावली। तो ये चीज़ जो है वो किस में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कहाँ पे है। तो गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण, गणित शिक्षण में भाषा। तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए इसमें मित्रों कि गणित शिक्षण जो है उसमें शुद्ध उच्चारण की बात आ रही थी, तो भाषा हो जाएगा इसका उत्तर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? मतलब गणित की विशेषता बताई गई है, तो आपको देखना है कि कौन सी गणित की विशेषता नहीं है। तो पहले जो है उनको छांट लो भले, ताकि आपको याद भी हो जाए। जैसे गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, तो आप देखिए गणित विज्ञान तो है और अमूर्त भी है। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें सामने नहीं हो। जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये पेन आपको दिख रहा है, ये मूर्त है, आप इसके बारे में चिंतन करेंगे, मूर्त है। मगर आप गणित में संख्याओं के बारे में चिंतन करते हैं और विभिन्न प्रकार की काल्पनिक समस्याएं लेके चलते हैं, उनका हल करते हैं, तो मूर्त नहीं होके गणित अमूर्त विज्ञान है ये होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो उत्तर यहीं पे आ गया। बाकी तीनों का आप देख लो। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। संख्या और स्थान का विज्ञान, ध्यान रखना, संख्या और स्थान का विज्ञान, संख्या का भी विज्ञान, स्थान का भी विज्ञान। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। तर्क शक्ति विकसित होती है गणित से, और गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। तो गणित नाम आए तो वहाँ विज्ञान भी जोड़ना, तर्क को भी जोड़ना, मानसिक अभ्यास को भी जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को सही नहीं दर्शाता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन ठीक है ना, और क्वेश्चन का कलर और जो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता? तो यहाँ पर भी आपको गणित की जो प्रकृति है उसको आपको ढूंढना है, नहीं वाले को कोर करना है। तो गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। अब देखो गणित सब्जेक्ट हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में आप उसकी बुराई तो करनी नहीं है, उसकी बढ़ाई करनी है, और हकीकत भी है। तो गणित का क्षेत्र संकुचित, अब ये तो बुराई होगी ना कि छोटा क्षेत्र संकुचित, फिर गणित पढ़ेगा कौन, काम कैसे चलेगा? तो गणित में सामान्यीकरण यानी जो नियम बनाए जाते हैं तो उसका क्षेत्र व्यापक है, कोई सीमाएं नहीं है, असीम है। तो शिव सबसे पहले सिधाई यहाँ पर जो है ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है। अगला है संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। गणित में अमूर्त, अभी हमने देखा था ना, प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। अब देखिए शिक्षण विधियाँ, आप टेंशन लेते हैं कि 2 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो ये कई चीज़ें तो आप कॉमन इनको पढ़ लेंगे ना, इन क्वेश्चंस को, तो भी आपके 5 सवाल का तो एक आधार बन जाएगा। तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। तो तीनों एकदम सही है, वो एक गलत हो गया, उसको हमने छांट लिया। अब देखिए राम खेल खेल में, अब देखो ऐसा ही एक सवाल रीट में पहले भी पूछा गया और
बाद में भी पूछा गया। राम जो है वो खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदें लगाता जा रहा है, जैसे ये 1 गेंद 2 3, फिर 1 2 3, ये 3, मतलब जो भी है अपने इसमें कोई ज़्यादा उलझना नहीं है, मतलब गेंदे हैं, ये लगा रहा है, खेल रहा है। उसके इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है। राम तो ऐसे गेंदें इधर उधर 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 कर रहा है। मोहन जो है वो हो सकता है राम से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये तालिका बना रहा है, चिन्ह 1 2 3। ये चिन्ह क्या है, हमने इसको टाइप किया ना तो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो आप इसको कोई ज़्यादा गौर मत करना। ये गेंदों की संख्या एक में 3 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 9 है। तो अब यहाँ पे दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से अब आप गुरुजी और देख रहे हैं कि राम गेंद से खेल रहा है, मोहन पेन से चित्र बना रहा है, वो संख्या लिख रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है बताओ? राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्यीकरण का मतलब कोई सूत्र निकाल कर कोई नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है क्या? दोनों, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन केवल खेल रहे हैं, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। ये केवल वाले पे आप थोड़ा गौर किया करें। राम और मोहन केवल खेल नहीं रहे, मोहन कुछ दिमाग लगा रहा है ना गणित का, तो ये तो गलत है। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। राम तो गेंदे जचा रहा है और मोहन बेचारा गणित कर रहा है, तो उसका उल्टा हो गया, इसको भी काट दो। राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, एक ये, अब ये राम और मोहन दोनों, तो दोनों नहीं कर रहे। राम तो अपने हिसाब से गेंदे ले रखी है 8-10, एक इधर उधर कर रहा है वो। तो यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा कि राम जो है वो तो खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कई बार रीट एग्जाम में समय कम होता है, सोचते हैं कोई जटिल क्वेश्चन होगा और लास्ट में फिर तुक्का लगा के जल्दी से निपटा देते। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आप समझते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन ईजी ही होता है, लगता है देखने में बड़ा या जटिल। निम्नलिखित में से किस में गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? तो गणित विषय का प्रयोग लाभ आने में तो हो ही रहा है। उधार दिया है तो भी लिखना पड़ेगा भाई, कब दिया, कितनी तारीख को दिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब्जियां खरीद रहे हैं तो भी हिसाब करना पड़ेगा, इस भाव है, पाव कितने, आधा किलो कितने, गणित तो लगानी पड़ती है ना, आप तो पता है। तो ये साइकिल चलाने में कोई गणित नहीं लगानी है, पैडल चलाने हैं केवल। तो ये उत्तर हो गया। गणित विज्ञान है किस प्रकार का? गणनाओं का, शिक्षा का, मानव जीवन का या स्थान का? तो इसमें क्या है कि शायद 2 उत्तर जो है वो माने हैं। आरबीएससी आपको पता होगा 2-2 उत्तर भी मान लेती है, कई बार लोग विरोध करते हैं ना, या मान लो 2 उत्तर निकल रहे हो तो इसमें गणनाओं का और स्थान का। देखो गणित गणनाओं का विज्ञान तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा का विज्ञान गणित का कोई लेना देना नहीं है, मानव जीवन का विज्ञान भी नहीं, फिर विज्ञान क्या करेगा? स्थान का भी इसमें आया था ऊपर, अभी हमने पढ़ा था 4-5 साल पहले स्थान के बारे में भी। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहे? अब ये जो परिभाषाएं हैं ना, कोई बाई लक के लिए आपके आ जाए तो आ जाए, बाकी परिभाषाओं में तो फिर आपको तुक्का ही लगाना है ढंका सा देख के। तो रोजर बेकन इसमें हो जाएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? गणित सभ्यता और संस्कृति का जो दर्पण है, तो यह है हॉगबेन। ठीक है, हॉगबेन का। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, सामुदायिक गणित और क्रियात्मक गणित। आपका जो रीट L2 है उसमें विज्ञान गणित है, उसमें ये टॉपिक दे रखा है शिक्षण विधियों में, 11-12 यूनिट में कहीं होगा। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो देखो मार्गदर्शन करना तो है, शिक्षण करना है, योजना बनाना है, बजट बनाना। अब ये अध्यापक का काम, स्कूल से जुड़ा हुआ काम नहीं है। बजट स्कूल में सरकार बनाएगी, संस्था बनाएगी, मैनेजमेंट बनाएगा। ठीक है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को क्या कहा जाता है? अब आप अपने बीएड वाला समय याद करो कि आप गए पढ़ाने, बच्चों को नया टॉपिक पढ़ाना है, मान लीजिए आपको क्षेत्रफल पढ़ाना है। अब आप वहाँ जाके पहले प्रस्तुतियाँ तैयार करोगे, उसे क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। बताओ, इसका आप कमेंट करो। देखें इसमें, देखिए आप बीएड के समय आपको याद आ रहा होगा, मुझे याद आ रहा है जैसे हमारे समय की, कि बीएड में तो पूरा थोड़ा सा एकदम औपचारिक होता है ना, कि आप कक्षा में जाते हैं तो पहले प्रस्तावना निकालिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रस्तावना। अब कैसे? ज़्यादातर वो एक परिपाटी चलती है कि हम किस देश के वासी है, कि भारत के। भारत आज़ाद कब हुआ? 47 में। आज़ादी में योगदान किस किस का था? तो बच्चे 4-5 नाम बताएंगे। तो कहा गांधी जी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? बता दिया। गांधी जी का आज़ादी में योगदान क्या था? बच्चे मौन। तो वहाँ पे हम उसमें लिख देते हैं कि बच्चे निरुत्तर, फिर हम बताएंगे चलो आज हम गांधी जी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे प्रस्तावना बीएड में निकाली जाती थी। प्रैक्टिकल क्लास में ऐसा संभव नहीं है रोज़ रोज़। हकीकत तो ये था कि जब हम बीएड करते थे तो बच्चों ने एक दिन कह दिया
कि जो भी गुरुजी आते हैं सभी कहते हैं हम किस देश के वासी हैं, एक से शुरुआत करते हैं। तो वो प्रस्तावना प्रश्न, अब आजकल आपके बीएड में क्या चल रहा है पता नहीं, जब हमने की उस समय इस प्रकार से प्रस्तावना निकालने का ट्रेंड चल रहा था कि ऐसे जो है वो निकालनी होती है। जब रियल में मान लो आपको क्षेत्रफल पढ़ाना है कक्षा में, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे मान लो एक कोई बालक बैठा है, तो वह अगर पतला है या मोटा है तो जगह ज़्यादा घेरेगा। बस में बैठे हैं मान लो 3 की सीट पे, 2 अट्टे कट्टे बैठे हैं तो वो 3 की जगह घेर लेंगे, तो क्षेत्रफल हो गया वो। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो इस हिसाब से भूमिका बनाई जा सकती है, तो उसे हम प्रस्तावना कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शाता। गणित का पाठ्यक्रम निर्माण है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति आवश्यक नहीं मानता। देखो, गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हैं और गणित वाले गुरुजी की भी सहमति नहीं है तो काम कैसे चलेगा? तो इसलिए ये ही उत्तर हो गया। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए, सही है। पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए, बच्चे कुछ करके सीखें। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो उत्तर वो हो गया। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उक्त कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? भाई गणित अगर लोगों का अच्छा होगा तो देश की संपन्नता होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? गणित का नैतिक मूल्य, गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य, गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। क्या उत्तर आएगा इसका बताइए? देश का विकास हो रहा है ना, देश किससे बना है? देश बना है समाज से, तो इसलिए गणित का ये सामाजिक मूल्य आ जाएगा। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है हमारे जीवन में गणित का बहुत उपयोग होता है। कब, कहाँ पर? आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 2 उत्तर माने हैं। देखो, समाज में तो गणित का उपयोग होता ही है, कहीं पर भी जाते हैं नॉर्मली कि भाई क्या भाव दिए कि 15 रुपये किलो, 4 किलो, 15 चौक 60, करते हैं ना, ऐसे सीधे गणित का उपयोग है ना। और आर्थिक, आर्थिक भी है, रुपये पैसे का लेन देन, सारी व्यवस्था चलती है, गणित के बिना चल ही नहीं सकती। यहाँ पर भी मैंने सवाल लिए हैं कि भाई चलो 30 सवाल, पूरी शिक्षण वीडियो के जो सवाल थे उनको 30-30 में बांटा और कि 30-30 के चलो 5 वीडियो के हिसाब से करवा देंगे। तो गणित के बिना तो 2 उत्तर इसमें होंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर, शुरुआती लेवल पर, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक। तो बताइए, ए और डी में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर का है मानसिक और व्यवहारिक आ जाएगा। प्राथमिक में एक तो ये हो सकता है कि 1 से 8, एक प्राथमिक वाला शुरुआती लेवल पे गणित का महत्व है, तो मानसिक और व्यवहारिक। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है बताओ? तो देखो, गणित से तार्किक सोच आती है, विश्लेषण सोच आती है, एनालिटिक करेगा किसी चीज़ का, और फिर उसमें आत्मविश्वास भी आता है, क्योंकि जब उसके पास ज्ञान है, विश्लेषण है, तो ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, अब ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है ये आपके सभी के काम के हैं। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का मतलब बालक कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसने पढ़ लिया, उसकी हम परीक्षा लेते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण हो गया। नैदानिक परीक्षण, बालक की कोई समस्या है, उसके कारणों का ज्ञान ज्ञात करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? तो उत्तर इसका है, उद्देश्य अलग अलग है ना, इसका उद्देश्य मूल्यांकन करना है, इसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना, तो ये हो जाएगा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, गणित की गणना कर रहे हैं और उसमें तेज़ी से कर लेते हैं, मान लो फटाफट कि जोड़ना है 87 + 113 जोड़ के बता दिए, तो क्या उत्तर आया यहाँ पे? अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा वो गति प्राप्त है वो करेंगे इसमें। अगला है, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणित की समस्याएं उनको हल कर रहे हैं तो गलतियां हो जाती है, उनको जानने की प्रक्रिया, तो गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण। अब ये शब्दावली का खेल है। देखो, तो त्रुटि, गलती, उसका विश्लेषण करना कि भी क्यों हुई, कैसे हुई। संश्लेषण तो वापस समेटना होता है। वापस समेटने का मतलब जैसे मान लो हम 30 क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, अभी विश्लेषण कर रहे हैं, लास्ट में हमने फटाफट वापस रिवीजन करेंगे तो हम उसको समेटते हैं। तो यहाँ पे
हो जाएगा गणित में त्रुटि विश्लेषण जो है ना, गणित में त्रुटि विश्लेषण 1 नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों में गणित की कमजोरी का पता लगाना है कि भी कौन कौन से बच्चे कमज़ोर है गणित में, तो कौन सी विधि काम की नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर व बाहर प्रश्न करना, विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों में उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण मुख्य कार्य है। तो क्या उत्तर होगा इसका बताओ? तो विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, कोई दिक्कत नहीं, कक्षा में पूछ लिया, बाहर घूम रहा है तो भी पूछ लिया कि बताओ जो है ये आप स्कूल है, इस स्कूल का कितना क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई इतनी है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण मुख्य कार्य। ये देखो, विद्यार्थियों में तुलना करने से क्या होता है, हीन भावना आती है कि अरे वो इतना इंटेलिजेंट है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो इससे क्या है, हीन भावना आती है। तो तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी मानव यूनिक है, अपने आप में व्यक्तिगत भिन्नता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी ये जो है बेसदा वाला, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता होती है इसमें, एक वैधता होती है, उत्तर कितनी बार जांच लो। वस्तुनिष्ठता होती है कि समय और स्थान का कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, तो उपरोक्त सभी उत्तर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं अनौपचारिक आकलन, एक तो होता है औपचारिक फॉर्मल, एक अनौपचारिक मतलब कभी भी आप आकलन कर रहे हैं कैसे भी, तो विशेषता को नहीं दर्शाता। तो पहले अनौपचारिक आकलन कौन कौन सा है? अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। अध्यापक ने प्रश्न पूछे, उसके जो उत्तर दिए उस पर नज़र डाली। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करके अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। विद्यार्थी जब जैसे उत्तर पुस्तिका है उसको जांची और ग्रेड दिया ए, सही, ठीक है। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में हो उनको सुनना। जैसे मान लो आपने देखा कि एक बच्चा है वो कम बोलता है, मगर क्लास में होशियार बच्चे से बात कर रहा है तब गजब का बोल रहा है, तो आपने देखा, चर्चा को आपने सुना, तो आपको पता लगा ना कि इस बच्चे में भी टैलेंट है। विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये तो तीनों एक जैसी चीज़ें आ गई। ये अलग चीज़ आ गई ना, ये औपचारिक है। आपने उत्तर पुस्तिका जांची, उसमें अंक दिया, समय पर जांची, परीक्षा ली, वो औपचारिकता है, वो एक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये औपचारिक जो है वो, और ये अनौपचारिक मूल्यांकन था, तो इसलिए बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में कमज़ोर है, भाई गणित में वो बीज गणित नहीं आ रही, कौन से नहीं आ रही, तो किस विधि का प्रयोग काम में लेंगे? तो यहाँ पे बच्चे की कमज़ोरी का पता कर रहे हैं, कारण जान रहे हैं उसका, तो बताओ क्या उत्तर होगा? ये तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे, इस चीज़ को बार बार हम कर चुके हैं चर्चा, तो उत्तर हो जाएगा इसका निदानात्मक जो तरीका है वो। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर निदानात्मक ही है ना इसका। तो ये तो निदानात्मक ही होगा। और उपचारात् का मतलब आप समझ ही गए कि निदान के बाद उसको फिर आप अलग से, मान लो बीज गणित में कमज़ोर है, फिर आप उसको अलग से कक्षाएं लगा रहे हैं थोड़ा सरल तरीके से उसके हिसाब से, तो वो उपचारात्मक तरीका हो गया। तो पहले निदान फिर उपचार। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितने समझे हैं और इस आधार पर यह किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। अब देखो ये प्रश्न बड़े होते हैं ना, प्रश्न कठिन नहीं है, उत्तर भी कठिन नहीं है, मगर समय रीट में समय बहुत कम मिलता है, पूरा सा मिलता है। गणित के सवालों में टाइम लग जाता है, मनोविज्ञान में लग जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों को समय दें। तो यहाँ पे क्या प्रश्न था कि यह जानने का प्रयास कि विद्यार्थी कितने समझे और इस आधार पर यह किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण हो सके। यानी बच्चे कितने समझ गए और फिर प्रत्येक बालक की क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से हम कर सकें। तो ये कौन सा आकलन है? निदानात्मक परीक्षण, सूचनात्मक या योगात्मक? बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो यहाँ पे जो है उत्तर हो जाएगा, ये भी निदानात्मक आकलन हो जाएगा। मतलब हम पता कर रहे हैं ना कि बालकों को किस हिसाब से जानना है, समझना है।
मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे होता है बताइए। मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो है वो होता है उद्देश्यों से, कि भी आप किस उद्देश्य से मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। गणित शिक्षण, उसकी समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। सूत्र बता रहे हैं, सूत्र लिखा 2πr और फिर आगे बताया सीधा आपने, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहले सूत्र है तो निगमन पद्धति जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 2-3 सवाल और है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इम्पोर्टेंट है, सरल है मगर इम्पोर्टेंट है, मगर परीक्षा में हम गलती कर जाते हैं। सामान्य का मतलब साधारण नहीं है, ध्यान रखना। सामान्य यानी सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब क्या होता है, नियम, सूत्र, ये सर्वमान्य होते हैं। तो सूत्र लेकर फिर विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। सूत्र रखा यहाँ पे, और जैसे कोई भी गणित का या कोई भी, तो और फिर उसके बाद में हम सवाल हल कर रहे हैं, तो कौन सी विधि है बताइए। तो उत्तर हो जाएगा निगमनात्मक। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षा है, गणित में उनका इंटरेस्ट बच्चों का बन जाए तो क्या होगा, वही खेल खेल में, रटाने का तो है नहीं। आगमन निगमन, अब दो में आपके कन्फ्यूज़न होगा कि भाई आगमन पढ़ाएं कि मनोरंजन वाला पढ़ाएं। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है पहले, जो कल परसों हमने क्लास ली थी, कि दोनों ऑप्शन आए। तो आगमन तो है, पर आगमन भी छोटे बच्चों को आप पहले उदाहरण देंगे, फिर उनको सूत्र बनाएंगे, तो छोटे बच्चे फिर सूत्र भी याद नहीं रख पाएंगे ना, पहली दूसरी तीसरी के, चौथी पाँचवीं जो भी है। तो मनोरंजन और खेल खेल विधि तो वो है, जैसे राम खेल रहा है, मौन गणित कर रहा है, जो आए थे ना सवाल, वो उस टाइप के। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित में जैसे कोई चार्ट वगैरह, प्रक्षेपित में कोई प्रोजेक्टर वगैरह। प्रत्यक्ष अनुभव के तो होड़ ही नहीं हो सकती ना। प्रत्यक्ष अनुभव जैसे मान लो बच्चे ने ले लिया, जैसे मान लो आप किसी बच्चे को ले गए कहीं पर्यटक स्थल पे और वहाँ पे 20 सीढ़ियाँ वो चढ़ा, उसने गिनी तो 20 तक याद होया। कोई भी चीज़ उसने देखा प्रत्यक्ष, तो सबसे बेस्ट तो ये है ही। अब देखिए दोस्तों, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जीके बाई मुकेश ढाका, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी PDF पे आप टच करेंगे तो यहाँ से रीड के लिए जो 25 PDF है, जिसमें NCERT कंप्लीट एक PDF नंबर 26 हमने डाली है, जिसमें पहले जो NCERT के यूनिट 1 से लेके 7 तक सामाजिक के लिए जो थे ना, जो PDF थी 7 PDF, उनको कंबाइंड करके एक जगह डाल दिया, छोटी साइज़ करके, डबल ऐसे बना के। पहले वो PPT में थी, क्योंकि देवकर्ण जी सर क्या है कि वो वीडियो क्लास भी लगाते हैं उसकी, तो समझाने के लिए। तो अब हमने सोचा, अब कुछ विद्यार्थियों ने देखो प्रिंट करवा लिया होगा, मगर हमें जैसे ही उनको फुर्सत मिली उन्होंने किया, उसको टाइम लगा काफ़ी, तो उसको एक छोटी साइज़ में कर दिया, लगभग 180 166 पेज 170 पेज के आसपास है। तो उसमें कंप्लीट NCERT नोट्स है सामाजिक के लिए। उसके अलावा जो बाकी PDF है, उसमें आपको जैसे गणित की ये सारी शिक्षण विधियाँ, साइको, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के ओल्ड पेपर, और उसके अलावा NCERT के 350 क्वेश्चन वगैरह वगैरह, कई काम की चीज़ें, उर्दू, सब हमने दे रखा। आप इसको अवलोकन करना। 95 का कोर्स है ये। E-बुक में आपको शिक्षण विधियों की अलग से ये बुक मिल जाएगी 25, और आप कॉइन यूज़ करके मॉक टेस्ट देते हैं, ऐप को शेयर करते हैं तो कॉइन मिलते हैं, तो कॉइन से भी आप इसको ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल वाले क्लास में, जिसमें हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ देखेंगे। थैंक यू।